दिस। अच्छा जी, तो ये हमारी पेंसिल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, गांव का बच्चा, शहर का बच्चा, सबके लिए। लेकिन एक शर्त है, केवल आधा घंटा घर पर मेहनत करती है। 1 घंटा भी नहीं बोला, आधे घंटे तो दे सकते हो, क्योंकि आप लोगों के पास समय तो होता ही नहीं है। सही कह रहा हूं मैं, देखो आप हाँ करो, समय नहीं होता, मेरे पास ही नहीं होता। अब जाऊंगा, जाते हुए भी मैं न्यूज़ सुनता जाऊंगा, घर पहुंच गए 1 घंटा सोऊंगा, शाम की क्लास लूंगा, फिर मेरे शुरू। ये जीने नहीं देता मोबाइल। और जबकि व्हाट्सएप सिर्फ न्यूज़ कोई जो किसी से कोई मैसेज मिले उसके लिए चलाता हूँ, और मैं फेसबुक नहीं चलाता, मतलब ज़रूरत ही नहीं है। और आपके इंस्टाग्राम की तो वैसे ही ज़रूरत नहीं है, मतलब ही नहीं है, हैं? और स्नैपचैट और ये तो है ही नहीं, इनसे कोई मतलब ही नहीं है। मेरा तो यूट्यूब पे न्यूज़ और इतना मैटर होता है कि वो उसी से समय नहीं मिलता मुझे। तो समझ रहे हैं बात को। और आप तो ये सारे चलाते हो, जब तक यूं कर करके तो बिगाड़ दिया पूरा देश। लिया, आप समय बर्बाद कर रहे हो अपना। थोड़े दिन मेहनत कर लो, अच्छी जिंदगी जियोगे। किसी को फिल्में देखने का शौक है तो मैं तो कहता ही यूं, बेटा इतना कुछ करो, इतना कमाओ कि अपना घर बनाओ, तब उसके अंदर एक रूम तो थिएटर ही हो, थिएटर ही हो। सब देख, बड़े पर्दे पर देखे फिल्म भी घर के सारे बैठकर, उसमें आनंद है। क्यों भाई, पैसे से थिएटर लगाओ ना आप, डिजिटल कैमरे, सारी चीज। या तो पढ़ाई कर लो और मेहनत कर लो। देखो एक शब्द है हमारा लेटर। लेटर मीन्स पत्र होता है, लेटर मीन्स पत्र, और लेटर्स होते ही बहुत सारे पत्र, बहुत सारे। और इसका एक अर्थ और हो जाता है अल्फाबेट, मतलब वर्णमाला। क्या हो जाता है? वर्णमाला। तो अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनके बहुवचन होने पर अर्थ बदल जाता है, वो भी याद करने पड़ेंगे, पढ़ेंगे आगे हम। तो देखिए, अब लेटर्स कितने अंग्रेजी में? 26। कितने हैं? 26। और 26 में से 21 तो क्या है? कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। और 5 क्या है? वॉवेल्स। जिसको हम कहेंगे स्वर। और ये 5 स्वर कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, और ये हो गए हमारे व्यंजन। अच्छा जी, अक्षरों का वह मेल जो एक सही अर्थ दे, वर्ड बन गया क्या? और वर्ड, अक्षरों का वह मेल जो सही अर्थ दे, शब्द बन गया। और शब्दों का वह मेल जो एक सही अर्थ दे और ग्रामर की दृष्टि से सही हो, तो वो क्या बन गया? सेंटेंस। क्या बन गया? सेंटेंस। सेंटेंस। अब आ जाता है सेंटेंस के टाइप्स, मतलब प्रकार। और इसके प्रकार हैं 5। सेंटेंस के प्रकार कितने हैं? 5। अच्छा, अब ये 5 प्रकार क्यों बता रहे हैं हम, तो सुन लो। 5 प्रकार की जो वाक्य हैं, ये हम आपको पढ़ाते हैं। ऑफिशियली वाक्य 4 प्रकार के ही माने गए हैं। कितने प्रकार के? अब आपके लिए ये क्वेश्चन बन गया, लेवल फर्स्ट, रीट लेवल फर्स्ट। वो क्वेश्चन पूछ सकता है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने कितने बताने हैं? 4। कितने बताने हैं? और पढ़ाई के लिए हम सबको कितने वाक्य सीखने हैं? 5। जहां भी ये कंफ्यूजन होंगे मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों के, तो विशेष रूप से वो प्रश्न पूछे जाते हैं जहां थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, उसी को पूछते हैं वो। इनके नहीं पूछते कभी कि वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं ना। आपके तो ये पूछेंगे, ऐसी इबारती प्रश्न होते हैं। तो आप शुरू कर दें लिखना, कर दो यहीं से, 0 से बिल्कुल शुरू किया है, शुरू कर दो।
हो जाओ शुरू। और अब आज के बाद मेरा ही मैटर पढ़ेंगे, कोई किताब मत पढ़ो, कुछ नहीं पढ़ना, जो मैटर दे रहा हूं उसी को पढ़ते रहो बार बार। जल्दी एक परीक्षा और आएगी एलडीसी की, एलडीसी राजस्थान, उसमें टाइप चाहिएगी। आप में से हैं कोई बच्चे जो टाइप करते हो? बस मोबाइल पे कर लेते हैं साहब, मोबाइल वाली टाइप काम नहीं आएगी, कंप्यूटर वाली वो करनी चाहिए ना, वो आप लोगों को भी एक्स्ट्रा अचीवमेंट है, एक्स्ट्रा अचीवमेंट है। बहुत सारे बच्चे परीक्षा पास कर लेते हैं, टाइप पास नहीं होती, वो रह जाते हैं। अब सोचो उन पे क्या गुजरती होगी। आप पेपर निकाल रहे हो, फिर टाइप नहीं हो, तो टाइप चलनी चाहिए, टाइप आनी भी चाहिए। अच्छा जी, अक्षरों से शब्द और शब्द से क्या बन गया? वाक्य। और सेंटेंस कितने टाइप्स के हैं? 5 टाइप्स के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अच्छा जी, देखिए सबसे पहले आ जाता है आपके सिंपल, असर्टिव या अफर्मेटिव। पेंसिल चेंज नहीं होती क्या ये वाली? ओ बाप रे, हाँ वो ठीक है। सिंपल, असर्टिव या अफर्मेटिव। दूसरा है ये छोड़ती क्यों है यार? इंटरोगेटिव। पहली बार देख रहा हूं इस तरह के, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। ये बोर्ड में प्रॉब्लम है क्या भाई? टेक्निकल टीम देखो, आप छोड़ रहे हैं ना ये पेन? बस चलो, ये देखो ना आप, इस साइड से लिखूं? अच्छा, इरेजर इधर रह गए, इससे भी लिख सकते हैं। ये ठीक है तो यार, ये ठीक है। अच्छा, इसकी ये पॉइंट से कुछ फर्क होगा। अच्छा जी, ठीक है भैया। भारतीय है ना अपन, जुगाड़ी तो है ही। और वो भी मारवाड़ी। इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। समझ में आ रही है भाई? लिख लो 5 प्रकार के वाक्यों के नाम, याद होने चाहिए आज ही। आज से याद करने का काम शुरू। ये
5 प्रकार के वाक्य होते हैं कि याद करना है जना, और जना भी लगाया कर पीछे। हाँ, लिख लिए हैं। चलिए देखिए बोर्ड पर, देखें अब एक बार सभी, और इसमें भी क्वेश्चन जो बनेंगे वो देखते चाहिए। देखिए अब मैं इनकी हिंदी भी बोलूंगा, हर चीज की आप हिंदी भी लिख लेंगे। हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी, सब कुछ आना चाहिए। गुरु जो कहे ना वो कर लिया करो, नहीं तो घर ही रह लो फिर। घर वाले नहीं कहेंगे कि हिंदी में लिख इंग्लिश में लिख, वो तो कहेंगे ढूंढाड़ी में लिख, अपने मारवाड़ी में बोल छोरा। तो बस या कोचिंग में आए हो तो फिर गुरु की चलेगी, और गुरु के अनुसार चलोगे तो नौकरियां ले लोगे। खुद की चलाई तो अब तक इतने छोटे छोटे हो ही तुम, अब तक की उम्र गुजारी है ना आपने, मुझसे तो आज ही तो मिले हो। अब तक तो अपने तरीके से जी रहे थे ना, अब तो हमारे से जी लो। सिंपल, असर्टिव, अफर्मेटिव। सिंपल मतलब साधारण, असर्टिव का मतलब है विधि सूचक। लिख लो उसी मीनिंग के ऊपर ही, विधि सूचक। और अफर्मेटिव स्वीकारात्मक, स्वीकारात्मक। दूसरा इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक, दूसरा इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। तीसरा इंपेरेटिव आदेशात्मक, आदेशात्मक, आदेशात्मक। चौथा एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। और पांचवा है ऑप्टेटिव इच्छार्थक, इच्छार्थक। अब सुन लो, सबसे ज्यादा जो ये प्रश्न पूछे जाते हैं ये पूछे जाएंगे आपके एलडीसी और सीईटी में। नाम पूछेगा एलडीसी और सीईटी की परीक्षा में, वो आपसे पूछेगा स्पष्ट रूप से कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। एक बात। दूसरा क्वेश्चन वो पूछेगा कि नेगेटिव किस में शामिल है। देख लो कहीं नेगेटिव दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। अब ये प्रश्न आया हुआ है, सीईटी में भी पूछा है, एलडीसी में भी पूछा है कि नेगेटिव कहां शामिल करोगे। अब सब पढ़ जाते हैं बच्चे, मगर इसमें फेल होंगे कि नहीं, इस क्वेश्चन में फेल होंगे निश्चित रूप से। क्वेश्चन गलत गया और एक एक नंबर का वैल्यू है सारी जगह। एक नंबर का क्वेश्चन गया, अगर आपके दिमाग में नहीं है तो फिर नेगेटिव कहां शामिल करेंगे। देखिए यहां जाओ, नेगेटिव इसमें शामिल करेंगे। ध्यान से देखना, इसमें दो चीजें शामिल होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव। नोट कर लो। आज के बाद बता दोगे कि नेगेटिव और पॉजिटिव क्वेश्चन किस में शामिल है, असर्टिव में। आ गई समझ में ये बात, ऐसे क्वेश्चन निकलेंगे। अच्छा जी, रीट में बता दिया आपको। अधिकृत रूप से अगर वो पूछता है कितने प्रकार के वाक्य, तो 4 टाइप्स, यहां तक, इसको शामिल उसमें नहीं है।
क्लियर है? लेकिन ये खूब सारे क्वेश्चन बनेंगे इस पर भी, इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, ये बात क्लियर हो गई। नंबर 1 डाल लो, सिंपल असर्टिव अफर्मेटिव, और उसमें लिखो इन वाक्यों का स्वरूप, इन वाक्यों का स्वरूप मतलब स्ट्रक्चर, संरचना या बनावट या ढांचा। तो इन वाक्यों का जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म, जिसको हम कहेंगे SVO। रमन sings songs, I played cricket, you like music, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, वर्ब वर्ब वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस और देखेंगे, आई टीच यू, आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, देखिए अब कई तरीके से हम बात करेंगे, उनको समझते चलें और ध्यान देते चलें। मैं फिर कह रहा हूं, आपको मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं, A to Z तैयारी हम कर लेंगे, कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं। खूब मैटर मिलेगा जो पढ़ाऊंगा, खूब डायरेक्ट मिलेगा मैटर, डायरेक्ट लाइनें भी मिलेंगी। बेटा जितना भरोसा करोगा उतना जंग जीत जाओगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है। सुनो सबकी और करो मन की, 2 कान इसीलिए बनाए, एक से सुनो एक से निकाल दो। तो करोगे तो वही जो तुम्हारे मन में है। बाकी हम तो ये तो कह सकते भाई मेरे बारे में कौन बताएगा, मैं ही तो बताऊंगा। मेरे बारे में कौन बताएगा, मैं ही बताऊंगा। तो अब आप इसको ये मत सोचना गुरुजी खुद की बड़ाई कर रहे हैं। मैं बड़ाई नहीं कर रहा, मेरी बड़ाई कोई दूसरा थोड़ी करेगा आकर, मेरी खासियत तो मैं ही बताऊंगा ना। तो मैं मेरी खासियत यही बता देता हूं कि पढ़ाने में मैं सबसे सीनियर हूं, यूं मान लो। अब तुम जिंदगी के जितने वर्ष मैंने दिए पढ़ाने में, खूब पढ़ाए बच्चे, खूब नौकरी लगाई है, और ये मान लो कि हर डिपार्टमेंट में खूब बच्चा है, और SSC CGL से खूब नौकरी लगाई है, कस्टम इंस्पेक्टर है, हर राज्य में बैठे हैं। आगे समझे तो मुझे कोई क्रेडिट नहीं लेना किसी से, वो उन्होंने बच्चों ने भरोसा किया और उन्होंने वो चीज मानी, वैसी तैयारी करी, चुटकियों में काम हो गए। विश्वास इतना दिला देता हूं कि अन्य कोई टीचर 10 पन्नों में जो सिखाएगा मैं 1 पन्नों में सिखा दूंगा, 1 पन्ने में सिखा दूंगा, और वो उन 10 पन्नों पर भारी पड़ेगा। अब आपकी इच्छा है आप कैसे पढ़े, या तो इतने ग्रंथ पढ़ लो, और या जो मैं दे रहा हूं मैटर वो पढ़ लो, देख लो। तो मैटर सिलेक्टेड है बिल्कुल, यू क्यों मिलेंगे, इसलिए ध्यान देते चले। इन वाक्यों का स्वरूप स्ट्रक्चर क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, कर्ता क्रिया कर्म। अब इसको दूसरे तरीके समझे, ये कहने वाले की कुर्सी और ये सुनने वाले की, ये कहने वाले की कुर्सी और ये सुनने वाले की। कहने वाले की कुर्सी पर जो बैठेगा वो सब्जेक्ट है, और सुनने वाले के ऊपर जो बैठेगा वो
ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर आया कि रमन सिंग्स सॉन्ग्स, आई प्लेड क्रिकेट, यू लाइक म्यूजिक, ये यू सब्जेक्ट की कुर्सी पर है ना, तो यू कौन हो गया? सब्जेक्ट। यू कौन हो गया? और यहां पर देखो आई टीच यू, यू कहां पहुंच गया? सुनने वाले की कुर्सी पर, तो यू क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अब नई चीजें मिलती जाएंगी कि यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है। बोलो भाई क्लियर? ये यहां तक। नेक्स्ट आ जाता है, अब इसमें सबसे पहले जो आ जाती है हमारी बात, आ जाती है सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, कर्ता। लिखते चलो, कार्य करने वाला, कार्य करने वाला, या वाक्य में, या वाक्य में जिसके विषय में, जिसके विषय में कुछ कहा जाए, प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स। आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन और हु, ये हमेशा सब्जेक्ट होते हैं। किसके? प्रोनाउन के। प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम। और सर्वनाम की डेफिनेशन क्या है? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज इंस्टीड ऑफ ए नाउन। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है वह शब्द सर्वनाम होता है। तो ये सभी सर्वनाम है। लेकिन और ये सब सर्वनाम के कौन है? कर्ता हैं। हम बात किस पर कर रहे हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट कौन है? कार्य करने वाला, या फिर वाक्य में जिसके बारे में पूरी कहानी कह दे, वही तो सब्जेक्ट है। वही सब्जेक्ट हो गया ना उस लाइन का। अच्छा, तो फिर अगली लाइन क्या याद करनी है आपको? प्रोनाउन के सब्जेक्ट। अब ये याद हो, दिमाग में हो, जब भी कोई पूछ ले प्रोनाउन के सब्जेक्ट कौन है, भाई नाउन, मेरा नाम आया तो नाउन है, और मेरे नाम के लिए मैं आई बोलूंगा तो प्रोनाउन हो गया कि नहीं? बोलो। तो ये सारे प्रोनाउन है। तो कोई पूछ ले भाई प्रोनाउन के सब्जेक्ट कौन कौन है? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, वन, हु। देखिए यहां पर और सारे मीनिंग आपको आते हैं। वन का अर्थ क्या है? प्रत्येक। वन का अर्थ क्या है? लिख लो, वही वन क्या आ गई, लिख लो कि वन का अर्थ प्रत्येक। अब आपके दिमाग में आया होगा कि वन का अर्थ तो एक होता है, तो एक भी होता है और प्रत्येक भी होता है। अब कैसे कैसे है सुन लो। अगर वन का अर्थ एक है तो फिर वो ही या शी है। अगर वन का अर्थ एक है तो वो कौन है? ही या शी। और वन का अर्थ अगर प्रत्येक है तो वन खुद ही है। आगे समझ में? ये चीजें लिखाऊंगा भी आगे। ऐसे ही हु कहीं भी मिले आज के बाद, हु क्या होता है? हमेशा सब्जेक्ट। हु हमेशा, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हु हमेशा कहीं भी मिले और हु क्या है? वो सब्जेक्ट है। बोलो भाई क्लियर क्या? अच्छा जी, ये प्रोनाउन के सब्जेक्ट हो गए। नीचे की लाइन में लिखेंगे अभी सब्जेक्ट ही चल रहा है भाई। इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट सदैव यू होता है जो हाइड रहता है। छोटी छोटी लाइनें दिमाग में रखनी है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो अपन 3 नंबर पर गहराई से पढ़ेंगे,
अभी आया नहीं है 3 नंबर, पहला नंबर ही चल रहा है। पहले में भी कौन चल रहा है? सब्जेक्ट। पहले का भी पहला सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में हमने इसकी डेफिनेशन देख ली। दूसरी बात हमको ये याद करनी है कि प्रोनाउन के सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं। और तीसरी बात याद करनी है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा कौन होता है? यू। और वो कैसा रहता है? हाइड, वो छुपा रहता है, वो कभी दिखाई नहीं देता। फिर आप कैसे ढूंढोगे? याद है आपको ये, इसलिए ढूंढ लोगे। आपको याद हो गई ये बात कि इसमें कौन होता है? यू, जो छिपा रहता है। अब एग्जाम्पल देखते हैं उसके कि उसके एग्जाम्पल कैसे होंगे। जैसे देखें, स्टैंड अप, ये वाक्य हो गया क्या पूरा? स्टैंड अप का अर्थ क्या है? खड़े हो जाओ, बोलते हैं ना अपन। ये वाक्य हो गया पूरा। अब कोई पूछ ले कि भाई साहब इसमें सब्जेक्ट कौन है, तो कौन है इसमें सब्जेक्ट? यू। कौन है? लेकिन अपन कभी बोलते नहीं है कि यू स्टैंड अप, नहीं बोलते ना। अपन नहीं बोलते कभी कि यू स्टैंड अप, हम केवल क्या बोलते हैं? स्टैंड अप। क्योंकि यू अंडरस्टूड है, उसमें ऑलरेडी है, पता है सामने वालों को कि यू से ही बोला गया है। बोलो क्लियर? जैसे अभी आप देखते हैं रोड पर एक बोर्ड लगा रहता है, स्टॉप, ठहरो। वाक्य ये पूरा सेंटेंस हो गया। ये सेंटेंस हो गया। कौन स्टॉप? यू। अच्छा जी, लव योर कंट्री, लव योर कंट्री, तुम्हारे देश से प्यार करो। सेंटेंस हो गया पूरा। कौन का प्यार करे? यू। अच्छा, ऑलवेज स्पीक, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदा सत्य बोलो। कौन बोले? यू। सब में यू चल रहा है। नेवर टेल ए लाई, नेवर, नेवर टेल, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। कौन? यू। डोंट लाफ, डोंट लाफ, हंसो मत। यू। डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत करो। कौन? यू। प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। यू। काइंडली पार्डन मी, कृपया मुझे माफ करो। यू। लिख डालो। समझ में तो आ रहा है ना जो लिख रहा हूं? बोर्ड तो सबसे अच्छा मैक्स का ही आता है ना, मैक्स का ही तो आता है सबसे अच्छा बोर्ड। हाँ, इसमें हो रही है। हाँ, SSC, CGL, CHSL, GD, रीट, PSI, CT, LDC डाल दो। इसको सही कर दो। TEN SES, C को S करो। GRAMMAR। हाँ,
हाँ जी, चलो आ जाएं। अच्छा, अब देखो, जिसको जैसी तैयारी की जरूरत वैसी मेहनत खुद करेगा और खुद को खुद ही पहचानने का इंसान ऐसा तो है नहीं। अब तुम बड़े बड़े हो गए, जो घर वाले पहचान थोड़ी कराएंगे तुम्हें किसी चीज की। खुद के बारे में तो खुद ही पहचानोगे ना कि किसने कितने माइंड को बना रखा और कितना सत्यानाश कर लिया। मेरी लैंग्वेज से दुखी मत हो जाना, मैं ऐसे ही बोलता हूं। घर के बच्चों को तो मैं ठोक कर पीट कर भी रखता हूं। एक्टिवनेस चाहिए और क्या। लूज और आलसी बच्चों का क्या मतलब यार। जब बेटा बहुत कुछ मेहनत करोगे तब जाकर बहुत कुछ थोड़ा सा मिलेगा, ये ध्यान रखना। बहुत मेहनत करोगे ना तब इतना सा मिलेगा। अब आप इतनी मेहनत ही नहीं करना चाहते और चाहते इतना हो कि इतना मिले, वाह। तो ऐसा नहीं है। सुन लो, मैं हिंदी भी बोलूंगा इन वाक्यों की, पेन है ही, जिसकी जैसी इंग्लिश उस हिसाब से चलेंगे। हिंदी भी लिख सकते हैं। ये कॉपी बार बार आपके लाइफ लाइन बन जाएगी, ये कॉपी जो लिखा रहा हूं। इसके अलावा कोई कॉपी नहीं पढ़ोगे आप, ये वादा है मेरा। इसलिए मैं सारी चीजें बोलूंगा, सब चीज समझाऊंगा, तो आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट का मतलब बस कलम यूं ही लगी रहे। कई बार ऐसा भी होता है कि विद्यार्थी देखता वहां है, नोट यहां हो जाता है। वो है पढ़ाई, वो समझ जाना आप। उस दिन, जिस दिन इतने एक्टिव हो जाओ, उस दिन समझना कि आप सही चल रहे हो। इसलिए ध्यान देंगे। स्टैंड अप मतलब खड़े हो जाओ। स्टॉप ठहरो। क्या आया? ठहरो। अब कई को लोगों को पता नहीं होता, तो स्टॉप का मतलब ठहरना, ठहरूंगा, रुकूंगा, मतलब मर्जी के जवाब आएंगे। सबके 50 से पूछ लो, अलग अलग जवाब आएंगे। इसका मतलब कमी तो है, तभी तो गलत गलत जवाब आ रहे हैं, अलग अलग जवाब आ रहे हैं। कमी है ना, वो कमी को दूर रखें। देखें, लव योर कंट्री, तुम्हारे देश से प्यार करो, तुम्हारे देश से प्यार करो। ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, सदा सत्य बोलो। ये टी है, ट्रुथ, ये टी है भाई, ट्रुथ। सदा सत्य बोलो। अच्छा जी, अब देखेंगे आप, यहां पर कुछ नई चीजें आ गई। यहां पर ये स्टैंड वर्ब की फर्स्ट है, स्टॉप वर्ब की फर्स्ट है, लव वर्ब की फर्स्ट है, लेकिन यहां पर वर्ब की फर्स्ट ये है, स्पीक है। अब इसके पहले कौन बैठा है? ये ऑलवेज। तो जब बेटा ये वर्ब है तो ये इसका कौन है? एडवर्ब। कौन है ये? और एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। एडवर्ब क्या होता है? और जैसा नाम वैसा गुण। क्रिया विशेषण का मतलब क्या हो गया? जो क्रिया की ऐसे ऐसे काम थोड़ी चलेगा, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। हाँ, पता नहीं फट से यूं शर्मा जाते हैं। अरे यार इधर ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, ये वर्ब की फर्स्ट है, और वर्ब की जो विशेषता बताए वो कौन है? एडवर्ब है। ऐसे ही अब जब ये सीख गए तो ये बता दोगे, टेल वर्ब है, टेल कौन है? वर्ब है, और ये वर्ब है तो ये इसका एडवर्ब है। और एडवर्ब का रिलेशन भी ढूंढ लो। कहता है ऑलवेज स्पीक, सदा बोलो। तो कोई पूछ सकता है भाई साहब कब कब बोलूं? अरे भाई सदा बोल, कभी कभी बोल, कभी मत बोल, एक दिन में 2 बार बोल। ये सब क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई। क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता। बारंबारता पढ़ी है ना आपने, संचयी बारंबारता CF बनाई थी ना। माध्यमाध्य बहुलक Z इजकल टू F1 माइनस F1 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू आई वर्ग अंतराल बराबर थे। पढ़े नहीं थे सब? नेवर लाई। कभी झूठ मत बोलो भाई, झूठ कब कब बोलनी भाई साहब? कभी मत बोलो। तो ऑलवेज और नेवर शब्द कौन है? एडवर्ब है। अच्छा, डोंट से आ गए, डोंट वाले आ गए। डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट मेक ए नॉइज, शोर मत करो। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। और काइंडली पार्डन मी, कृपया मुझे क्षमा करो। पार्डन का मतलब क्षमा, पार्डन का मतलब क्षमा। और ये देखिए प्लीज काइंडली वाले वाक्य आ गए। बोलो समझ में आ गई ये बात? तो नंबर 1 का हमारा क्या काम चल रहा था? सब्जेक्ट। नंबर 1 का सेंटेंस में भी नंबर 1 पर कौन? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कहानी पढ़ ली। और क्या ये सब कुछ लिख लिया आपने? ये एडवर्ब वगैरह एरो का निशान लगाया? लगा ले बच्चा, लगा ले बेटा, बोलो बालक है, लगा ऐसे, यूं ऐसे लगा ले। नहीं लगाया ना? तो लगा तो। अरे यार, तीर का मुंह का ध्यान रखना, कहीं मुंह उठा के इधर लगा दे। इसका माउथ मैंने इधर लगाया है,
और इसका मतलब क्या है कि इसके अनुसार ये अपनी सारी पढ़ाई ऐसे ही चलेंगी, तीर से ही एरो चलेंगे, इसके अनुसार ये लगा दो तुम भी, इसके अनुसार ये, इसके अनुसार ये, क्योंकि ये टेल वर्ब है और ये एडवर्ब है इसका। एक एक चीज ऐसे ही तो सीखोगे। एडवर्ब का चैप्टर तो बहुत बड़ा है, बहुत सारे एडवर्ब आएंगे, अलग अलग तरीके के आएंगे, लेकिन उससे पहले दो तो सीखे। जब दो सीख गए तो दो और सीख जाओगे आगे के। ऐसे क्लियर सभी के लिए। आगे चले हम नेक्स्ट। ये हमारा जो है इंपेरेटिव में सब्जेक्ट होता है। नंबर अब आ जाता है नंबर 2 पर, कौन? वर्ब। अरे यार, वर्ब जिससे कार्य होने का पता चले, लिखते चलिए साथ साथ ही, जिससे कार्य होने का पता चले। जिससे कार्य होने का पता चले। इनका हिंदी अर्थ करने पर अंत में ना निकलता है। रन दौड़ना, स्पीक बोलना, प्रिपेयर तैयार करना, प्ले खेलना। सबके अंत में ना आ रहा है। आना जाना, डोलना बोलना, हंसना गाना, चलना फिरना, उठना बैठना, गिरना, पढ़ना पढ़ाना, चलना दौड़ना, मारना पीटना, काटना, सब में ना आ रहा है। क्रिया हो गई, सब वर्ब है। तो इनका हिंदी अर्थ करने पर क्या निकलेगा? अंत में ना निकलेगा। तो सबसे पहले वाली एक क्रिया कौन सी आई? मेन वर्ब। और मेन वर्ब का हिंदी अर्थ क्या हो गया? मुख्य क्रिया। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया। आगे बढ़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया। सहायक क्रिया 13 है। जोड़े वाली जोड़े में भी बोलोगे आज के बाद डू डज। अगर डू याद आए तो डज भी याद आना चाहिए। डू डज, इज, एम, आर पेयर है ना, जोड़ा है। डू डज इज एम आर। हैज का जोड़ा कौन है? हैव। डिड अकेला है। वॉज, वर पेयर है। वॉज वर। हैड अकेला है। विल और शैल ये पेयर है। सी पर आ जाता है मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब का हिंदी अर्थ क्या होगा? मनोभाविक क्रिया। मनोभाविक, मनोभाविक क्रिया। मनोभाविक क्रिया, मनोभाविक क्रिया। ये भी 13 है। 13 है। कौन कौन सी मॉडल बोले? कैन,
कुड। हाँ यार प्यारे बच्चों, सबने कुछ न कुछ पहले भी पढ़ा है तो जवाब तो देते चलो यार। तुम लोगों ने तो ये कर रखा है बस सरी बोलेंगे और सरी हाँ कर लेंगे और सरी ना कर लेंगे। कई टीचर आते हैं ना, खुद ही कह लेते समझ में आ गया, खुद ही कह लेते आ गया। फिर तुम्हारा क्या रोल रहा? आपका अपना रोल होना चाहिए, जवाब दो। कोई कमी होगी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। बोलिए कितनी मॉडल है? 13 हैं। कैन, कुड, मे, ये बात। अब मे का साथी कौन हो गया? माइट हो गया। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट। वेरी गुड। मस्ट, मस्ट से पहले आप ले आओ फिर विल और शैल। क्या ले आए अपन? विल और शैल। अच्छा यहां तो जोड़े थे, यहां जोड़े नहीं है, सब अलग अलग हैं, है ना भाई, सब अलग अलग है। विल शैल। अब विल शैल से याद आ गया कौन? वुड और शुड। ये बात ऐसे वुड और शुड। कैन, कुड, में, माइट, मस्ट, विल, शैल, वुड, शुड। अब बोलो भाई। ऑट टू। बहुत बढ़िया। OUGHT, ऑट टू। यूज टू, ऑट टू, यूज टू। नीड नॉट, नीड के साथ नॉट लगना चाहिए। नीड नॉट और डेयर नॉट। वेरी गुड। ये हो गई 13 मॉडल वर्ब्स हो गई। अभी तो शुरुआत है, देखिए आपका लेवल हम कहां लेकर जाते हैं और आपको बहुत जल्दी ये पता लग जाएगा कि आप में कितना इंप्रूवमेंट आ गया है। लेकिन हंसते हंसते मस्त होकर पढ़ो, टेंशन लेकर कभी कोई आगे नहीं बढ़ा। होगा वही। समझ गए होंगे बात को। होगा वही जो ऊपर वाले ने सेट कर दिया। हम कितना भी कुछ कर लें, होगा वही। तो फिर किस चीज की टेंशन? मेहनत करे जाओ। हम क्या करते हैं? टेंशन ज्यादा काम कम, वो नुकसानदेह है। काम भी नहीं हो रहा, टेंशन ज्यादा कर ली तो नाश किसका हो रहा है? शरीर के कौन से अंग में परेशानी आ रही है? दिमाग में ही आएगी। टेंशन जितना करोगे दिमाग में परेशानी आएगी, और दिमाग परेशान तो शरीर टूटने लग जाएगा। शरीर टूटने लगा, खान पान गड़बड़ है ही, शुगर शुरू, ब्लड प्रेशर शुरू, बीमारियां शुरू, आलस्य शुरू, नींद अच्छी लगेगी, मोबाइल भी नहीं छूटेगा, और छूटेगा तो थोबड़े पे ही छूटेगा। मोबाइल कहां छूटता है? थोबड़े पे ही। और क्या, यूं करके देख रहे हैं रात को पड़े पड़े, फोन छूटा, पता लगा सुबह यूं हो रहा था। क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो तो दीवार से। अरे सबको पता है फोन गिर गया तेरे थोबड़े पर। अब अभी तक की चीजों में कोई समझने की चीज नहीं आई है, याद करने की चीज है। हाँ करो, यूं नहीं, यूं, है ना। अब मैं कल तेरे से पूछूंगा, कल आएगा तो सही ना। अब मैंने कही कि मैं कल तेरे से पूछूंगा, पता लगे कि अच्छा ले आज मैं आ ही नहीं रहा, पूछो। मैं पूछूंगा आपसे मॉडल वर्ब कितनी है, तो आपको बताना है 13 है, और 13 को उंगलियों पर गिना दोगे। जिस दिन प्रयोग आएंगे उस दिन प्रयोग ही सीखेंगे। आपको पता तो है कि 13 है, ऐसे ही ये भी 13 है, सहायक क्रिया और मॉडल वर्ब दोनों। बोलो क्लियर हो गई ये बात? अच्छा जी, तो इस 3 तरीके की अपनी क्रियाएं हो गई। नेक्स्ट आ जाता है अपना नंबर 3, कौन? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म है ना भाई, ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म। अच्छा जी, जो शब्द सब्जेक्ट तथा वर्ब के बीच संबंध बताए, वर्ब के बीच संबंध बताए, संबंध बताए, प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट। जैसे प्रोनाउन के सब्जेक्ट आए थे वैसे ही प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट भी होंगे ना।
प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट भी होंगे ना, तो प्रोनाउन के ऑब्जेक्ट, आई का कौन, मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, वन का वन, और हु का हुम। हु का हुम। हाँ, ये ऑब्जेक्ट पता लग गया, आई का मी, वी का अस, यू का यू, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, दे का देम, वन का वन, और हु का हुम। बोलो क्लियर क्या? अच्छा जी, अब सुनिएगा आगे, फाइनल पॉइंट आ जाता है डबल ऑब्जेक्ट। डबल ऑब्जेक्ट्स, हाँ बेटाओ, अब ये चीजें आपको क्यों पढ़ा रहा हूं, ये क्राइटेरिया है, ये अभी आप पढ़ लेंगे तो जैसे ही डबल ऑब्जेक्ट बोलूंगा तुरंत समझ जाओगे, उस पर आधारित नए प्रश्न बनेंगे दूसरे तरीके के। तो डबल ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट एक बारी क्लियर कर लेना अपन, क्योंकि ये तो कई चैप्टर्स में आएगा कि ये डबल ऑब्जेक्ट है, तो एक बार अगर समझ गए तो जगह जगह आंसर दे देंगे और समझ भी जाओगे। डबल ऑब्जेक्ट्स कैसे होंगे जरा देखें, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मिस्टर शर्मा टीचेज अस इंग्लिश। मिस्टर शर्मा हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। जरा देखेंगे यहां पर मिस्टर शर्मा कौन है, इसमें सब्जेक्ट, टीच कौन है, वर्ब, अस कौन है, ऑब्जेक्ट, और इंग्लिश भी कौन है, आगे क्या डबल डबल ऑब्जेक्ट। अब एक बार देखें बोर्ड पर, देखिए इस टीचेज से क्वेश्चन किया व्हाट टीचेज, व्हाट टीचेज क्या पढ़ाते हैं, हाँ शाबाश इंग्लिश। तो ये कौन बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन बन गया ये, अच्छा। और इससे क्वेश्चन किया टू हुम किसको पढ़ाते हैं, हुम टीचेज, तो आया हमारा अस। ये कौन हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वापस देख लो, एक तो हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन आया, इंग्लिश। ये इंग्लिश क्या है, ये है नॉन लिविंग। कौन है ये, नॉन लिविंग, या जिसको हम कह दें इनएनिमेट यानी दोनों का अर्थ एक ही है, निर्जीव। क्या अर्थ है, निर्जीव। और ये बच्चा इसमें कौन है, ये अस, और ये अस क्या है, ये लिविंग, या जिसका दूसरा नाम एनिमेट। क्या है, एनिमेट। ऐसे ही तो मीनिंग बढ़ेंगे आपके धीरे धीरे, है ना। और इसको हम कहेंगे सजीव। अब बताओ बच्चा लोग, क्या आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया? आज के बाद ढूंढ लेंगे, इसी क्रम से मिलेंगे, पहले इनडायरेक्ट और फिर डायरेक्ट। यह हमारा पहले प्रकार का वाक्य हो गया।
कल हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव, और शायद है कि संभवतः एक्सक्लेमेटरी भी आ जाए। बस आज का काम आज ही करके लाओगे। आप गुरु के अनुसार चले तो फायदा आपका, आप अपने अनुसार चले तो मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आज तक चले हो ना तुम, तुम्हारे ही तरीके से चले हो ना, अब हमारे तरीके से चल लो। ओके ओके, हैव ए नाइस डे। पढ़कर आना, तैयारी करके आओ।